मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ लिए थे, बृहद हिमालय पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय। आज का टॉपिक है लघु या मध्य हिमालय। बृहद हिमालय में कुछ पॉइंट छूट गया था जिसको आज हम लोग जानेंगे। कुछ पॉइंट छूट गया था, आज उसको हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली बात, बृहद हिमालय में हम लोग पढ़ लिए थे कि बृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है और सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, इसको ज्ञात कर लिए थे। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची यानी बृहद हिमालय सबसे ऊंची मतलब सबसे ऊंचा हिस्सा कहाँ पे है, तो इसको भी पढ़ लिए थे कि सबसे ऊंची हिस्सा मतलब कहाँ पे, नेपाल में। यानी कि 8000 से ऊपर जितनी चोटियां पाई जाती हैं, 8000 से ऊपर 8000 मीटर से ऊपर जितनी चोटियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है? नेपाल में पाई जाती है। कहाँ पे? नेपाल में पाई जाती है। नेपाल में कहाँ पे? बृहद हिमालय पे। कहाँ पे? बृहद हिमालय पे। आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उसी में आगे देखेंगे। आज तो हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लेकिन उसी में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जब हम देखेंगे बृहद हिमालय हमेशा हिमाच्छिद क्यों रहता है, यानी कि उस पर हमेशा हिम क्यों जमे रहते हैं, बृहद हिमालय पर हमेशा बर्फ क्यों जमा रहता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब हम पृथ्वी से वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या होती है? कमी होती है। तापमान में क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण पर्वतों पे बृहद हिमालय पे क्या है? हिम का आवरण जमा रहता है। जैसे कि एक नोट कीजिएगा, मान लीजिए ये हिमालय है ना। तो जब हम ऊपर जाएंगे, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर मतलब वायुमंडल में 1 किलोमीटर बराबर 6 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? तापमान में कमी होती है। यानी कि 1 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगी? कमी होगी। अब देखिए ये कहानी कहां से है। जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है ना। ये सूर्य है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं, तो लघु तरंगे के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? लघु तरंगों के रूप में आती हैं। और जब लघु तरंगों के रूप में आते हैं तो ये जब पृथ्वी पे आती हैं, तो जब ये पृथ्वी पे आएंगे तो पृथ्वी से टकरा कर फिर वापस जाती हैं। तो पृथ्वी से जब टकरा कर फिर वायुमंडल में जाती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में आती है लघु तरंगों के रूप में। लेकिन जब पृथ्वी से टकरा कर वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है, जिसके कारण क्या होता है? वायुमंडल को क्या करती है? वो गर्म करती है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें आती है तो डायरेक्टली वायुमंडल को नहीं गर्म करता है। चाहे हम ही हो, जैसे हम लोग जब चलते हैं तो जब हम लोग को गर्मी लगता है तो डायरेक्टली सूर्य की जब किरण आती है हम लोग के ऊपर, तो हम लोग को उससे गर्मी नहीं लगता है। जब पृथ्वी से टकरा कर जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो वो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, उसकी टेम्परेचर ज्यादा हो जाती है। इसीलिए सूर्य की किरणें आते हैं लघु तरंगों के रूप में। किस तरंगों के रूप में? लघु तरंग। लेकिन जब पृथ्वी से किरणें जाती हैं तो किस रूप में जाती हैं? दीर्घ तरंग। किस रूप में? दीर्घ तरंग। यानी कि जब आते हैं तो लघु तरंग और जब जाते हैं तो दीर्घ तरंग, जिसके कारण क्या करते हैं? वायुमंडल को गर्म करती है। इसी कारण जब वायुमंडल में ऊपर की तरफ ज्यों ही बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होती है? कमी होती जाती है। इसीलिए जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, तो जब पर्वत पे चढ़ते हैं तो 5000
5000 मीटर से जब ऊपर जाएंगे ना तो उस पर कोई ना वन होगा ना कोई घास होगी, उस पर क्या होगा, हिम का आवरण चढ़ा रहेगा, यानी कि उस पर बर्फ से एकदम क्या होगा, एकदम ढका रहेगा। आया समझ में नहीं आया? तो आया ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी में थोड़ा सा हिमनद देख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड में 2 हिमनद पाए जाते हैं, एक मिलार पाया जाता है ना, कहीं कहीं हिमनद जैसे एक मिलार पाया जाता है, उत्तराखंड में 2 हिमनद पाए जाते हैं, एक मिलार पाया जाता है, एक मिलाम हिमनद पाया जाता है, एक गंगोत्री हिमनद पाया जाता है। कौन सा? उत्तराखंड में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। उत्तराखंड में एक पाया जाता है मिलाम, क्या है, मिलाम हिमनद है, हिमनद, और दूसरा क्या है, गंगोत्री हिमनद, है ना। यानी कि ये 2 हिमनद, मतलब हिमालय पर्वत पे ये 2 हिमनद पाए जाते हैं, ये हिमालय की श्रेणी में ये पाए जाते हैं, मिलाम और गंगोत्री हिमनद। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं आप लघु हिमालय। अब देखेंगे हम लोग देखेंगे लघु हिमालय। तो देखते हैं लघु हिमालय। ये लघु हिमालय ऐसे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, ये ट्रांस हिमालय वाला भाग था, ये ट्रांस हिमालय वाला, फिर ये बृहद हिमालय वाला था, और फिर इसमें हम लोग को पढ़ना है लघु या मध्य हिमालय। कौन सा? ये पूर्व की तरफ क्या हो जाता है, हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय क्या होता है, आपस में सट जाते हैं। जब पूर्वी हिस्सा में जाते हैं तो लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय आपस में क्या हो जाते हैं, सट जाती हैं। ये है आपका शिवालिक हिमालय या इसी को नवीन हिमालय कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है धौला श्रेणी। कौन सी है? धौला श्रेणी। यानी कि लघु हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी क्या है? धौला श्रेणी। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट नोट करते हैं। यहाँ पे है आपका, यहाँ पे कश्मीर घाटी। कौन सा है? कश्मीर घाटी। ये है कश्मीर घाटी, है ना। तो थोड़ा सा हम कश्मीर घाटी में श्रीनगर, जो श्रीनगर है उसी के एक श्रीनगर बुलर झील के तट पे स्थित है। कौन सा है? श्रीनगर क्या है? बुलर झील है यहीं पे। कौन सा झील है? बुलर झील है। और फिर क्या है? डल झील है। फिर क्या है? डल झील है। डल झील, है ना। बुलर झील और डल झील, चूंकि बुलर झील मीठे पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर है मीठे पानी की झील है बुलर झील। फिर यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं जो शीतोष्ण कटिबंध है, उसको कहा जाता है मर्ग। यहीं पे एक घास का मैदान पाया जाता है जो क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है। घास कौन सा है? मर्ग है। इसको क्या कहा जाता है? मर्ग। जो क्या है? शीतोष्ण कटिबंध घास है। शीतोष्ण कटिबंध घास है। कौन सी घास है? शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध घास है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश।
यानी कि यहाँ पे आपका है, यहीं पे है आपका ये हिमाचल प्रदेश है ना, यहीं पे है आपका हिमाचल प्रदेश। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो ये धौलाधार श्रेणी है, यहीं पे जो धौलाधार श्रेणी है, इस पे जो मर्ग पाए जाते हैं, एक गुलमर्ग पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग, फिर सोनमर्ग और टनमर्ग, है ना। फिर टनमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, 3 पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो गुलमर्ग, एक क्या पाया जाता है? सोनमर्ग, और एक पाया जाता है टनमर्ग। कौन सा है? टनमर्ग। यानी कि ये जैसे मर्ग क्या है, एक शीतोष्ण घास का मैदान है। तो ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू, मतलब कश्मीर घाटी में ये तीन धौलाधार श्रेणी के पास ये पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम देखते हैं, HP यहीं पे है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा नाम की घाटी बहुत प्रसिद्ध है। यहीं पे कौन से? कुल्लू और कांगड़ा। कौन सी है? कुल्लू कौन से है? कुल्लू व कांगड़ा घाटी। यानी कि ये दोनों घाटियां बहुत प्रसिद्ध है। कुल्लू और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों घाटियां क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। यहीं पे धौलाधार श्रेणी पे, हिमाचल ही प्रदेश में, यहीं पे धौलाधार श्रेणी पे ही शिमला स्थित है ना। शिमला, जैसे देखिए, जिसे हम कह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, जैसे कि जो ये लघु हिमालय है या मध्य हिमालय, ये तीर्थ के लिए बहुत, मतलब यहाँ पे तीर्थ स्थल यहाँ पे स्थित है। क्योंकि हम लोग गर्मियों की छुट्टी में जब छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं तो यहीं पे हम लोग जाते हैं। जैसे रानीखेत हुआ, नैनीताल हुआ उत्तराखंड में, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, ये सब क्या है? पिंडेश्वर, ये उत्तराखंड में। तो गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए हम लोग वहीं पे जाते हैं। तो धौला, अब यहीं पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि धौलाधार श्रेणी पर कौन सा स्थित है? शिमला स्थित है। कौन सा? शिमला घूमने के लिए जाते हैं ना आप लोग, शिमला, वही शिमला है जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी पे स्थित है। यहीं पे मनाली भी है, डलहौजी भी है। यहीं पे क्या है? मनाली भी बहुत चर्चित जगह है। फिर है डलहौजी है ना। यहीं पे मनाली भी है और डलहौजी भी है। और इनकी सबसे मतलब प्रमुख घाटी कौन सी हुई? कुल्लू और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां हैं। अब थोड़ा आते हम लोग देखते हैं उत्तराखंड को। किसको? अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड को। तो आपका उत्तराखंड यहीं पे है, यहाँ पे है आपका उत्तराखंड, है ना। ये कौन सा है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को हम लोग थोड़ा देखते हैं। उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल नाम की क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। बुग्याल और पयाल नाम की क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है, जो कि बहुत मुलायम होती है। ये भी क्या है? शीतोष्ण कटिबंध घासें हैं। क्या है? शीतोष्ण, ये घासें हैं। ये भी क्या है? शीतोष्ण घाटें। कौन कौन सी है? बुग्याल और पयाल। यानी कि यहाँ की जो घास है, घास कौन सा है? एक तो है बुग्याल और एक है पयाल, है ना। यहाँ पे 2 घासें पाई जाती है, बुग्याल और पयाल। यहाँ की दोनों क्या है?
बहुत मतलब नर्म, बहुत नर्म और मुलायम ये घासें हैं, बुग्याल और प्याल। इन्हीं के क्षेत्रों को दून या द्वार कहा जाता है। जो जहां पे ये घासें पाए जाते हैं, इन्हीं के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? दून दून और द्वार क्या कहा जाता है? दून, मतलब इन्हीं के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दून, है ना? दून और द्वार क्या कहा जाता है? दून और द्वार। यानी कि जो बुग्याल और प्याल घासें जहां पाई जाती है, उन्हीं के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दून एवं द्वार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो चर्चित स्थल हैं, यहाँ पे उत्तराखंड में जो चर्चित स्थल है, आ रहा है उत्तराखंड में, जैसे कि मसूरी हो गया, रानीखेत हुआ, नैनीताल हुआ और पिंडसर। पिंडसर तो बार बार पूछता है, पिंडसर, ये जो चर्चित स्थान है पिंडसर बार बार पूछता है। क्या हुआ? पहला तो नैनीताल हुआ, नैनीताल ना, नैनीताल हुआ, रानीखेत हुआ, रानीखेत, है ना? फिर कौन सा हुआ? पिंडसर। क्या हुआ? पिंडसर, हाँ, रानीखेत, पिंडसर, नैनीताल और फिर क्या होगा? मसूरी। फिर मसूरी। यानी कि ये सभी घूमने वाले स्थल हैं। जब गर्मी की छुट्टी होती है तो यहीं पे सभी लोग घूमने जाते हैं। नैनीताल, रानीखेत, पिंडसर और मसूरी, ये सब सभी चर्चित स्थल है। ये सब चर्चित स्थल है, घूमने के लिए ये स्थल है। फिर यहाँ पर आते हैं नेपाल में। नेपाल में आपका यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल इसको हम काठमांडू घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी, है ना? ये क्या है? काठमांडू घाटी है ना? ये यहाँ पे स्थित है। तो पूछ दे काठमांडू घाटी कहाँ पे है? तो नेपाल में, है ना? अब थोड़ा सा जो मध्य हिमालय है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है ना? मध्य हिमालय की, जैसे मध्य हिमालय की हम लोग जो लघु हिमालय था, बृहद हिमालय थी, उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 6100 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी थी? 6100 मीटर। फिर बृहद हिमालय का जो लंबा चौड़ाई थी 25 किलोमीटर थी। लेकिन हम वहां पे आप लोग को ये क्लियर कर दिए थे कि जो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय की ऊंचाई में बहुत डिफरेंस है। यानी कि जो मध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर। लेकिन वो बृहद हिमालय होने के कारण भी उसकी चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। बताए थे तैतीस सागर का मामला कि कैसे क्या हुआ ना, हलचल हुआ था, क्या हुआ उसमें। लेकिन इसके जो बृहद हिमालय की चौड़ाई है, चौड़ाई इसको नोट कर लीजिएगा, चौड़ाई कितनी है? 80 से 100, है ना, किलोमीटर में है। 80 से 100 किलोमीटर में। फिर ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई लिखिएगा, ऊंचाई लिखिएगा। ऊंचाई देखिए, इसकी ऊंचाई 3700 से 4500। कितनी है? 3700 से 4500। 3700 से 4500, है ना? 3700 से 4500। पीर पंजाल श्रेणी पश्चिमी विस्तार की सबसे प्रमुख श्रेणी है। यही ना बताया था ना अभी, पीर पंजाल जो श्रेणी है यही पे है। ये पश्चिमी विस्तार की सबसे प्रमुख श्रेणी है। जो पीर पंजाल श्रेणी है, पश्चिमी विस्तार के प्रमुख श्रेणी है। अब इसी मध्य हिमालय में एक चुंबी घाटी है। कौन सी है? चुंबी घाटी कहां पे है? सिक्किम में।
सिक्किम। पूछ लेता है कि चुम्बी घाटी कहाँ पे है, तो सिक्किम में। किस हिमालय पे स्थित है, तो मध्य हिमालय पे। हो गया क्लियर। फिर उसमें हम बताए थे ये मध्य हिमालय पे स्थित है। अब अगली क्लास में हम वो देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है शिवालिक हिमालय, यानी कि सबसे बड़ा था बृहद हिमालय, लेकिन छोटा सा टॉपिक है शिवालिक हिमालय को अगली क्लास में पढ़ा जाएगा। और थोड़ा सा इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, अच्छे से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में नहीं कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत लोग कहते हैं तो पूरा ये हिलाकर कि नहीं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को अच्छा लगे तो अभी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो इसको देखकर बस छोड़ दीजिए, हमारे लिए वही बहुत काफी होगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।